गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा 12th क्लास हिंदी मीडियम के लिए आज हम 7th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इससे पहले हमारा जो चैप्टर था 3rd फिनिश हुआ है और हमारा 4th स्टार्ट करने का प्लान था, लेकिन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के टॉपिक बराबर करने के लिए आज हम 7th चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये सीबीएसई के अंदर यानी इंग्लिश मीडियम सीबीएसई के अंदर 4th चैप्टर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है और आरबीएसई के अंदर वो 7th चैप्टर के अंदर है। तो आज हम बात करते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। देखिए, जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है किसी भी चालक से, जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह 3 तरह के प्रभाव दर्शाती है। पहला, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसको हम आज पढ़ेंगे। एक होता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और एक होता है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। इस तरह से जब किसी चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह 3 तरह के प्रभाव दर्शाती है। तो आपके सिलेबस में यहाँ पर विद्युत धारा का केवल चुंबकीय प्रभाव है। हम जानते हैं कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी जब किसी भी तार में, कोई तार है चालक तार, जब उसमें करंट प्रवाहित होता है यानी विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर यानी उस चालक तार के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। क्लियर? इसी प्रकार किसी आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराई जाती है तो उसके ऊपर एक बल लगता है। इसी प्रकार जब एक आवेश को किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं, लंबवत गति कराते हैं, तो उसके ऊपर क्या लगता है? एक बल लगता है। इस प्रिंसिपल को यानी इस कॉन्सेप्ट को हम पूरे चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। अब देखिएगा बच्चों, अगर हम बात करें, देखिएगा 18th सेंचुरी के अंदर यानी 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी तक क्या था कि चुंबकत्व और विद्युत धारा यानी चुंबकत्व को मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक करंट आई, इन दोनों को अलग अलग समझा जाता था कि विद्युत धारा है वो फिजिक्स की अलग ब्रांच है और चुंबकत्व है वो फिजिक्स की अलग ब्रांच है और इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा 18वीं शताब्दी से पहले समझा जाता था। लेकिन 1820 में 1820 में एक साइंटिस्ट थे ओरस्टेड एक नामक एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया कि जो मैग्नेटिज्म है यानी चुंबकत्व है और विद्युत धारा है वो एक दूसरे के साथ संबंधित है, यानी वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमारा जो आज का टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं ओरस्टेड का प्रयोग, यानी ओरस्टेड, जिसको हम ओरस्टेड के नाम से बोलते हैं। उसने क्या बताया था कि किसी भी धारावाहिक चालक तार के कारण क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, और उसके अध्ययन के लिए उसने 1820 में एक प्रयोग किया। तो आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच संबंध किसके द्वारा दर्शाया गया?
तो ओरस्टेड के द्वारा। अब देखिए ओरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, कैसे कि उसने एक परिपथ लिया, ये क्या है कि परिपथ है जिसके अंदर एक बैटरी जोड़ी उसने और एक स्विच की कुंजी जोड़ी, क्लियर। और ये मान लेते एक चालक तार है ए बी क्या है, एक चालक तार है, और इसके नीचे एक क्या रखा है, कंपास यानी चुंबकीय सुई रखी है। क्या रखा है, कंपास रखा है। अब उसने देखो क्या प्रयोग किया, सबसे पहले उसने देखा कि जैसे ही हम इस सर्किट के अंदर, इस परिपथ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी इस स्विच को ऑन करते हैं हम जैसे ही, तो आपको पता है ये प्लस है और ये माइनस, विद्युत धारा इस तरह से प्रवाहित होने लगेगी। तो उसने देखा कि जैसे इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास जो रखी कंपास निडल है, यानी जो चुंबकीय सुई है, वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। डिफ्लेक्ट मतलब वो उसके ऊपर हल्का सा बल लगता है और वो घूम जाती है, विक्षेपित हो जाती है अपनी स्थिति से, ठीक है। तो उसने देखा कि इस चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इस चुंबकीय सुई के ऊपर एक बल लग रहा है, क्योंकि चुंबकीय सुई जो विक्षेपित हुई है उसका कारण क्या है, उसके ऊपर लगने वाला बल, क्योंकि सुई तभी विक्षेपित होगी जब इसके ऊपर एक चुंबकीय बल लगेगा। तो यहाँ से उसने क्या नियम दिया कि जब तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही क्या हुआ है, वो चुंबकीय निडल है या चुंबकीय सुई है, वो क्या हो गई है, विक्षेपित हो गई है। अब उसने देखा, सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या किया कि उसने बैटरी की जो दिशा है उसको परिवर्तित कर दिया। पहले बैटरी का प्लस इधर था और माइनस इधर था, अब उसने क्या किया, माइनस को इधर कर दिया और प्लस को इधर कर दिया। अब देखिएगा, आपको पता है करंट तो प्लस से बाहर निकलता है, प्लस से करंट हो गया, यानी करंट अब इस ए बी चालक में बी से और ए की तरफ प्रवाहित हो रहा है। किस तरफ प्रवाहित हो रहा है, बी से ए की तरफ। तो उसने देखा कि जो चुंबकीय सुई है, यानी जो कंपास की सुई है, जब करंट ए से बी था, जब इस वाले में करंट ए से बी था, तो वो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही थी, यानी विक्षेपित हो रही थी। यानी अगर हम इसको बोलें कि ये वेस्ट डायरेक्शन में, यानी पूर्व दिशा में विक्षेपित हो रही थी। तो अगर हम विद्युत धारा की दिशा बदल देते हैं, किसकी दिशा, विद्युत धारा की दिशा बदलते हैं, तो हम देखते हैं कि जो सुई है उसका विक्षेपण भी उल्टी दिशा में हो जाता है, यानी सुई का विक्षेपण भी विपरीत दिशा में हो जाता है। तो इन एक्सपेरिमेंट से, इस प्रयोग से ओरस्टेड ने कुछ नियम बनाए जिनके बारे में हम बात करते हैं। ओरस्टेड के जो नियम है उसने क्या बताया कि देखिएगा, पहले हम इसकी बात करते हैं। एक चालक ए बी है, एक कुंजी और बैटरी के साथ जोड़ा गया है। ये जो चालक ए बी है इसको एक बैटरी और कुंजी यानी स्विच के साथ जोड़ा गया है, और तार के समांतर नीचे की ओर एक चुंबकीय सुई रखी गई है, यानी हमने एक नीचे क्या रखा है, एक कंपास रखा है, ये रख दिया हमने, ठीक है ना। अब देखिएगा क्या होता है कि जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जाती है तो चुंबकीय सुई क्या रहती है, स्थिर रहती है। यानी जो पहला डायग्राम है ये वाला, इसके अंदर क्या है कि पहले अगर हम स्विच को ऑन नहीं करते हैं तो जो सुई है, चुंबकीय सुई, वो अपनी स्थिति पर स्थिर अवस्था में रहती है, यानी वो बिल्कुल नहीं हिलती है। इसका मीन्स क्या हुआ कि जब सर्किट के अंदर यानी परिपथ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उस टाइम चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न नहीं होता है। क्लियर, यानी प्रवाहित नहीं करेंगे तो चुंबकीय सुई कैसी रहेगी, स्थिर अवस्था में रहेगी। दूसरा क्या है कि तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सुई के अंदर विक्षेपण हो जाता है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि उस तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, ए बी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसका मीन्स क्या हुआ कि उस सुई के ऊपर एक बल लगता है जिससे क्या होती है, वो विक्षेपित होना शुरू हो जाती है। क्लियर।
तीसरा उसने कंक्लूजन निकाला, निष्कर्ष निकाला कि उसने तीसरा नियम देखा कि जब भी करंट का मान को बढ़ाते हैं, यानी जैसे जैसे हम करंट का मान बढ़ाते हैं उस तार AB के अंदर, चालक AB के अंदर, तो हम देखते हैं कि जो कंपास की सुई है, यानी जो चुंबकीय सुई है, वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होती है, यानी ज़्यादा विक्षेपित होती है। विक्षेपित मतलब जैसे यहाँ पर रखी है, वो ज़्यादा इधर की तरफ मुड़ जाएगी, ऐसे घूम जाएगी, तो वो ज़्यादा होती है, यानी करंट बढ़ाने पर विक्षेपण का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देखिएगा, यदि धारा की दिशा विपरीत कर देते हैं, यहाँ पर देखिएगा जो हमने ये देखा लास्ट वाले में किया था, हमने बैटरी को यहाँ से और यहाँ से भी क्या किया है, चेंज किया है कि जब धारा की दिशा को विपरीत कर दिया जाता है तो क्या होता है, विक्षेपण की दिशा भी बदल जाती है। अगर पहले वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा था, विक्षेपण हो रहा था, तो अब वो किस में हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में विक्षेपण हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से ओरस्टेड ने ये नियम निकाला कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यानी किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र, और इसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा प्रवाहित होने से किसी भी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब देखिएगा, जो ओरस्टेड का प्रयोग था उससे क्या क्या निष्कर्ष निकले, यानी जो रिजल्ट्स हैं, कंक्लूजन है, वो क्या क्या निकले, उसकी अगर बात करें हम, तो चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये सबसे पहला कंक्लूजन था, यानी विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्लियर। चुंबकीय क्षेत्र का मान तार में प्रवाहित धारा की प्रबलता पर निर्भर करता है। इसका मीन्स क्या हुआ कि जैसे ही आप तार में विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी जितना करंट ज़्यादा होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तीसरा देखिएगा, चालक तार से दूरी चुंबकीय क्षेत्र घटता है, यानी उस तार से जितना दूर जाते हैं, यानी कंपास को आप जितनी दूर रखेंगे तो उसके अंदर जो विक्षेपण है वो कम होता जाएगा, यानी जैसे जैसे हम दूर जाते हैं चालक तार से तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कम होता जाता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। ये देखिएगा, चालक तार में दक्षिण उत्तर दिशा में धारा प्रवाहित करने पर कंपास की सुई उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर विक्षेपित होता है। इसका मीन्स क्या है, अगर चालक तार में अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी साउथ से नॉर्थ, दक्षिण से उत्तर की ओर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, जैसे हमने ये दक्षिण माना है और ये उत्तर माना है, ये दक्षिण है और ये उत्तर है, साउथ और नॉर्थ। अगर करंट इधर फ्लो हो रहा है, इस दिशा में करंट इस दिशा में हो रहा है, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव है वो किधर होगा, पश्चिम की तरफ विक्षेपित होगा, वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है। यानी चालक तार का में अगर दक्षिण से उत्तर की ओर करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो प्रवाहित हो रहा है, तो जो कंपास की सुई का उत्तरी ध्रुव है, यानी जो नॉर्थ पोल है, जिसको हमने डार्क से लिखा है, ये जो डार्क कलर है इसको नॉर्थ पोल हमने नाम दिया है, उत्तरी ध्रुव है वो किधर जाएगा, पश्चिम दिशा की ओर विक्षेपित होगा। क्लियर। अगर हम करंट की दिशा को विपरीत कर दें, यानी करंट को उत्तर से दक्षिण में कर दें, करंट को उत्तर से दक्षिण में कर दें, तो जो उत्तरी ध्रुव है अब वो किस दिशा में आ जाएगा, पूर्व दिशा में विक्षेपित होगा। इसका मीन्स क्या हुआ कि जैसे ही हम करंट की दिशा को बदलते हैं, विक्षेपण की दिशा भी क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और चालक तार के ऊपर और नीचे विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होती है, अलग अलग होती है। इसका मीन्स क्या हुआ कि अगर कंपास को आप ऊपर रखेंगे तो डिफ्लेक्शन अलग दिशा में आएगा, अगर कंपास को तार के नीचे रखेंगे तो डिफ्लेक्शन
दूसरी दिशा यानी विपरीत दिशा में आएगा। यानी किसी भी चालक तार के, जैसे ये कोई चालक तार है, इसके ऊपर का चुंबकीय क्षेत्र और नीचे का जो चुंबकीय क्षेत्र है उनकी दिशा एक दूसरे से विपरीत होती है। क्लियर बच्चों? अब देखिएगा, आज का हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से लिखते हैं और यह सदिश राशि होती है। आपको याद होगा कि हम विद्युत क्षेत्र को ई से लिखते थे, याद है ना, और चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से लिखा करेंगे, ये ध्यान रखना। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? जैसे आपने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था कि किसी भी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसके अंदर दूसरे आवेश के ऊपर बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। तो इसी प्रकार क्या होता है कि किसी भी गतिमान आवेश के लंबवत, यानी कोई आवेश है वो गतिशील है, किसी भी गतिशील आवेश की लंबवत दिशा में लगने वाले बल का कारण क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। यानी किसी गतिशील आवेश के जो लंबवत बल लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को बी से लिखा जाता है, बड़ा कैपिटल बी, और यह एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि के बारे में आपको पता है, जिनके अंदर दिशा होती है और परिणाम भी होता है। अब देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र की जो फॉर्मूला है यानी सूत्र है उसके बारे में बात करते हैं हम। माना कोई आवेश Q, हमने मान लिया कि कोई आवेश Q किसी चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गतिशील है। यानी जैसे कोई चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं, इसमें कोई आवेश है वो v वेग से गतिशील कर आता है उसके अंदर, तो उस आवेश पर लगने वाला जो बल है, कौन से आवेश पर? जो उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर रहा है, उसके ऊपर लगने वाला जो बल F है वो कितना होता है? Q इंटू V क्रॉस B। Q ये यहाँ पे क्या है? उस आवेश का चार्ज, V क्या है? उस आवेश की गति, और B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। बच्चों आपको पता है कि जब V गुणा में B यानी जब क्रॉस आता है उस टाइम क्या आता है? साइन थीटा आता है। अगर V डॉट B होता है उस टाइम क्या आता है? कोस थीटा आता है। ये आपको पता है, 11th क्लास में हमने बात की थी। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा? क्रॉस आएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों सदिश राशियाँ हैं और ये भी सदिश राशि है, इसलिए जब इस क्रॉस को हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? साइन थीटा। क्लियर? तो यहाँ पर जो थीटा होता है वो क्या होता है? V और B के बीच का कोण होता है। विद्युत क्षेत्र के अंदर, सॉरी, वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है। अब देखिए, अगर थीटा 90 डिग्री है, यानी वो आवेश से बिल्कुल लंबवत प्रवेश कर रहा है, किसके? चुंबकीय क्षेत्र के, तो उस टाइम साइन 90 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये F मैक्सिमम कितना हो जाएगा? QVB। किसके बराबर हो गया? QVB। तो यहाँ से B बराबर क्या हो गया? F/QV। यहाँ V क्या है? वेग है। ठीक है, अब देखिएगा, इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर हम उसकी डेफिनेशन की बात करें, अगर हम उसकी परिभाषा की बात करें, आपके पास क्या आ गया कि B बराबर कितना हो गया? F/QV। क्लियर? अगर Q का मान 1 कूलाम हो जाए, यानी आवेश का मान 1 कूलाम हो जाए और वेग है वो 1 मीटर पर सेकंड हो जाए, तो देखो बच्चों ये B है वो किसके बराबर हो जाएगा? F के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान उस स्थान पर एकांक वेग से गतिमान, एकांक वेग यानी 1 मीटर पर सेकंड, एकांक वेग से गतिमान एकांक आवेश यानी 1 कूलाम आवेश पर लगा बल के परिणाम के बराबर होता है। यानी उस पर लगने वाले बल के परिमाण के बराबर होता है जब वह लंबवत प्रवेश करता है। कैसा प्रवेश करना चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। देखो बच्चों, अगर लंबवत प्रवेश नहीं करेगा, अगर समांतर प्रवेश करता है तो उसके ऊपर बल नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि साइन 0 कितना हो जाएगा? 0, और F का मान कितना हो जाएगा? 0। चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसी राशि है? कि सदिश राशि है, और इसका मात्रक क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ध्यान रखना है आपको, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसको हम टेस्ला भी बोलते हैं। निकोला टेस्ला एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर क्या रखा गया? इसका नाम टेस्ला।
तो एक टेस्ला होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 न्यूटन एम्पियर मीटर, ये भी उसकी यूनिट होती है 1 न्यूटन एम्पियर मीटर। क्लियर। अगर हम सीजीएस मात्रक की बात करें, वेबर तो ऐसा ही मात्रक होता है, टेस्ला या वेबर ऐसा ही मात्रक होता है। अगर सीजीएस की मात्रक की बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, गाउस बोलते हैं, ठीक है ना, या फिर मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, या तो गॉस बोलेंगे या मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सीजीएस मात्रक होता है। और एक टेस्ला किसके बराबर होता है, 10⁴ गाउस के। क्लियर। अगर हम वीमा की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र की वीमा M1 L0 T-2 और A-1। चुंबकीय क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय प्रेरण सदिश के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये तीनों नाम भी चुंबकीय क्षेत्र के ही हैं। कौन कौन से, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय प्रेरण सदिश, इनको भी हम चुंबकीय क्षेत्र ही बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैंने इनके जो नोट्स हैं वो अपलोड कर दिए आपके ग्रुप में, तो उनको भी आप साथ साथ नोट डाउन करते रहना। थैंक यू।